नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है। इतने अहम मोड़ पर पहुंच गया है कि या तो अब आर होगा या पार होगा। सोचिए, अमेरिका ने अब एटॉमिक हथियार की हमले की धमकी दी है और ये खबरें छन छन कर सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशंस में एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया और उसने कहा है कि मुझे दुनिया को बताना पड़ेगा कि अमेरिका किस तरह से नरसंहार की तैयारी कर रहा है। वही इस्फहान पर जो हमला हुआ है उसे बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा हमला है, सबसे भयानक हमला है और इस हमले से दुनिया में इस्फहान पर जो हमला है उसको भी बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये खींच है अमेरिका की? लेकिन अब जो ईरान ने ऐलान किया है उससे अमेरिका की रूह कांप जाएगी, उससे अमेरिका की जड़ें हिल जाएगी। ईरान ने कहा है कि अब हम अमेरिका के तमाम जो कंपनियां हैं उसको निशाना बनाएंगे, क्योंकि जब हमारे पेट्रोल पंप, हमारे रिफाइनरी, हमारे तेल के अड्डों पर हमला होगा तो हम अमेरिकी कंपनियों को सीधे सीधे जो खाड़ी देशों में है कम से कम या यूरोप में है उनको हमला करेंगे, निशाना बनाएंगे। तो युद्ध बड़ा होता जा रहा है, इतना भयानक होता जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 32 दिन के युद्ध हो चुके हैं। 33वें दिन तक सोचिए, देर रात तक लगातार बमों की बारिश हो रही है। अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं है, बड़ी खबर है ये। और वहीं अमेरिका कह रहा है कि ईरान में सत्ता बदल गया है। तो एक बड़ी झूठ की भी लड़ाई चल रही है। लेकिन ईरान पर इसलिए भरोसा होता है, ईरानी मीडिया पर इसलिए भरोसा होता है कि ईरान ने बिल्कुल खबरें नहीं छुपाई है। ईरान ने खामनेई की शहादत को मान लिया, कहा कि हाँ शहादत हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है। ईरान ने खामनेई की शहादत को मान लिया, उसने कहा कि शहादत हुई है। लारिजानी की शहादत को माना, कहा कि हाँ मौत हुई है। ईरान ने दुनिया के सामने सबूत रखा कि हमारे स्कूलों पर बम गिरे हैं। और अब तक ये सबूत सामने आए हैं कि ईरान ने अब तक सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों को हमला बनाया है, इजराइल के सैन्य ठिकानों को हमला बनाया है। वो अभी भी लगातार रिहायशी इलाकों में हमला नहीं कर रहा है। तो युद्ध के 32 दिनों के खत्म होने के बावजूद 33वां दिन शुरू होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो अभी भी इस युद्ध में एथिक्स पर डटा हुआ है। लेकिन ईरान की ताकत का इतना भी अंदाजा किसी को नहीं था। इजराइल कह रहा है कि अब 200-150 मिसाइल अभी ईरान के पास बचे हुए हैं। ईरान ने कहा है कि आप अगर इस खुशफहमी में हैं तो आपको मुबारक हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। मिला जुला कर युद्ध बहुत भयानक हो गया है, लेकिन दुनिया भर में इस युद्ध के चपेट में लोग आ रहे हैं। गैस की किल्लत हो रही है, तेल की किल्लत हो रही है, यूरोप का भी नस कट गया। लेकिन युद्ध और बड़ा होता जा रहा है क्योंकि रूस और चीन भी इस युद्ध में कूद गया। वहीं एक और खबर आई है कि पाकिस्तान और चीन ने 5 बिंदु रखे हैं समझौता के लिए। तो ईरान और चीन और पाकिस्तान जो है वो इसमें मीडिएट कर रहा है अमेरिका के साथ। लेकिन ये बात तो तय है कि इस युद्ध से अमेरिका तो निकल सकता है, लेकिन इजराइल के निकलने की कोई संभावना नहीं, और वो निकल भी नहीं पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल लेबनान के साथ सटा हुआ है, ईरान के साथ सटा हुआ है। और ईरान ने पहले ही कहा था कि हम फिलिस्तीन का बदला जरूर लेंगे। अब तक ये भी साफ है कि इस युद्ध में जो खाड़ी देशों के कंधे पर बंदूक रख के छोड़ने की कोशिश थी वो असफल है। खाड़ी देशों ने बिल्कुल हमला नहीं किया ईरान पर। खाड़ी देशों में भी जो रिहायशी इलाके हैं उस पर ईरान ने भी हमला नहीं किया है। अमेरिकी ठिकानों को उसने जरूर निशाना बनाया है। उसमें भी ईरान ने एक एहतियात जरूर बरता है कि उसने खाड़ी देशों को तभी हमला किया जैसे जिस खाड़ी देश से ईरान पर हमला हुआ उस जगह पर उसने हमला किया है। इसका मतलब वो अपनी रक्षा के लिए हमले को हथियार बना रहा है। अमेरिका और इजराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह से इस युद्ध को लंबा खींच के ले जाएगा। ईरान बार बार कह रहा है कि उनके पास इतनी ताकत है, इतनी मिसाइलें हैं कि वो इस युद्ध को कम से कम 10 साल तक खींच सकता है। तो ये युद्ध बड़ा युद्ध हो रहा है, लेकिन इसकी चपेट में दुनिया आ रही है। भारत में महंगाई बढ़ने लगी है, बिस्किट, चाय, चप्पल सबकी महंगाई बढ़ रही है। मजदूरों की हालत खराब हो रही है। लोग शहरों से पलायन कर रहे हैं, गांव की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि उनके पास बेसिक चीजें नहीं है, गैस तक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इसका असर दुनिया पर है। तो ये युद्ध जितना जल्दी बंद हो उतना कारगर है, उतना दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन सवाल तो है कि युद्ध शुरू किसने किया? क्या ये युद्ध ईरान ने शुरू किया? क्या युद्ध अमेरिका ने शुरू किया? इजराइल ने शुरू किया? दुनिया को पता है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता था। वो ईरान पर कब्जा चाहता है, लेबनान पर कब्जा चाहता है, वो फिलिस्तीन पर कब्जा चाहता है। अमेरिका की कोशिश थी कि खाड़ी देशों में उसका अड्डा बना रहे
वो तेल पर और उसका कब्जा हो, ईरान पर भी तेल पर कब्जा हो जाए और डॉलर का और जो है बिजनेस में रुतबा हो। लेकिन ये सब धरा का धरा रह गया और 32 दिनों में ही अमेरिका की कम से कम हिकरी तो निकल ही गई है। कहां अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान में बड़ा प्रदर्शन हो, लोग सड़कों पर निकले सरकार के खिलाफ, रिजीम के खिलाफ। ठीक उल्टा हुआ है, अमेरिका में ही प्रदर्शन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। और 1-2 लाख नहीं, 1 करोड़ लोगों ने एक साथ पिछले संडे को 3000 शहरों में प्रदर्शन किया। तो रिजीम अमेरिका का जरूर बदलने वाला है और दुनिया कह रही कि एप्स्टीन फाइल में नाम होने की वजह से इस देश को युद्ध में झोंक दिया है। तो युद्ध ये युद्ध जो है आगे और अगर चलता है तो दुनिया की मुश्किलें होंगी। लेकिन ईरान के लिहाज से देखें तो उसे बहुत नुकसान नहीं होता हुआ दिख रहा है। ईरान में जरूर लगातार बमबारी की जा रही है, वहां भी आम लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर 45 साल के प्रतिबंधों को देखें तो ईरान पर बिल्कुल प्रतिबंध था। वो एक तेल उत्पादन नहीं कर सकता था, दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था। अमेरिका ने बिल्कुल घेराबंदी कर दी थी, 45 साल तक उसको घेर कर रखा था और अमेरिका को लगा था कि अब ईरान पूरी तरह से कमजोर हो गया है, उस पर हमला करके हम कब्जा कर लेंगे। तो सोचिए, दुनिया में किसी देश को अगर अलग थलग करना है तो पहले प्रतिबंध लगा दीजिए, उसको व्यापार नहीं करने दीजिए, आर्थिक रूप से उसको तोड़ दीजिए, कमजोर कर दीजिए। यही काम ईरान के साथ अमेरिका कर रहा था। और जब उसे लगा कि अब सही मौका है, ट्रंप जैसा एक सनकी राष्ट्रपति बना कि उस पर हमला कर दिया जाए, ये शब्द उन्हीं की मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, सनकी, साइकी कह रहा है, साइकी प्रेसिडेंट। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया, लेकिन ईरान ने ठीक इसके उलट 45 साल के बंदिशों के दौरान भी उसने अपने देश को इतना मजबूत किया, तकनीक को इतना मजबूत किया, एजुकेशन पर इतना ध्यान दिया और वो इस युद्ध को लड़ रहा है। तो 32 दिनों के बाद तो यही लगता है कि इस युद्ध में अमेरिका जो है वो पीछे है, इजराइल पीछे है और ईरान जो है वो ड्राइविंग सीट पर है। साथ ही ईरान जो है वो लगातार अपने और पोजीशन को मजबूत कर रहा है और अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। कोई भी देश खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। यूरोप ने साथ छोड़ दिया है, लैटिन अमेरिकी देशों ने साथ छोड़ दिया है। तो अमेरिका के साथ कोई देश नहीं है, इजराइल के साथ कोई देश नहीं है। लेकिन ईरान के साथ अभी भी इराक लड़ रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि लेबनान के हिजबुल्ला, फिलिस्तीन का हमास, यमन का हूती और इराकी मिलिशिया भी लड़ रहा है। तो ईरान की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है, ईरान का जो दुनिया भर में समर्थन है वो बढ़ा है और अब कम से कम खाड़ी देशों को भी लगने लगा है कि रीजनल पावर जो है वो ईरान के पास है। रूस अपनी वजहों से, चीन अपनी वजहों से ईरान के साथ है। तो ये युद्ध जितना लंबा जाएगा, दुनिया भर में अमेरिका की उतनी भत पीटेगी और जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो मजदूर तबका है, उनकी जिंदगी और मुश्किल होगी, महंगाई और बढ़ेगी, दुनिया की इकोनॉमी क्रैश होगी। और इस सब के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो इंटरनेशनल, जो जितने थिंकर हैं, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो इकोनॉमिकल एनालिस्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि आखिर हमला ईरान ने तो नहीं किया है, अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है। तो ऐसे में ईरान को आप कैसे दोष दे सकते हैं? ईरान तो अभी तक सैन्य नियमों को मान रहा है, जिनेवा संधि को मान रहा है, यूएन चार्टर को मान रहा है और वो अभी भी सैनिक अड्डों पर ही हमला कर रहा है। जबकि ये आरोप लगातार अमेरिका और इजराइल पर लग रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर जो रिहायशी इलाके हैं, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, आपने देखा स्कूल में किस तरह से हमला हुआ था, खासकर तेहरान में यूनिवर्सिटी को जिस तरह से बर्बाद किया गया है। तो इजराइल की कोशिश है कि जो एजुकेशन के जो बड़े सेंटर्स हैं ईरान के, उनको उड़ा दिया जाए, पावर प्लांट उड़ा दिया जाए। लेकिन ठीक इसके उलट ईरान ने भी कोई कोताही नहीं बरती है और जिस तरह के उस पर हमले हुए हैं उसने ठीक उसी तरह का पलटवार किया है। उसके रिफाइनरी पर हमला हुआ तो उसने भी रिफाइनरी पर हमला किया, उसके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो उसने भी पावर प्लांट पर हमला किया, उसके बैंक पर हमला हुआ तो उसने भी बैंक पर हमला किया। तो ईरान ने बिल्कुल माकूल जवाब दिया है और कहा जा रहा है कि ईरान के 1000 और नए ड्रोन जो हैं वो उसे चीन से मिले हैं। हथियारों की डिलीवरी भी लगातार जारी है। तो इस लिहाज से देखें तो अब तक अगर ईरान को हारना होता इस युद्ध में तो वो 10-15 दिन के बाद सरेंडर कर देता। उसे लड़ना है, उसके पास तैयारी है और इसीलिए वो इस युद्ध में डटा हुआ है, क्योंकि कोई भी देश जो कमजोर होगा, लाचार होगा, बेबस होगा, वो इस युद्ध को इतना लंबा नहीं खींचेगा। इसका मतलब ईरान की तैयारी है। किसी को दुनिया में अंदाजा नहीं था कि ईरान इस युद्ध में 10 दिन या 15 दिन तक टिक पाएगा, लेकिन उसने 32 दिन निकाले हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठकर निकाले हैं।
इसका मतलब है कि ईरान की बड़ी तैयारी है, लंबी तैयारी है और अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है। और इजराइल का तो पूछिए मत, वो पूरी तरह से धू धू कर जल रहा है। तो 32 दिनों के युद्ध के समाप्ति के बाद आप कह सकते हैं कि अभी भी ड्राइविंग सीट पर ईरान है और वो अब अपनी मर्जी से तेल बेच सकता है, उसकी तरक्की होगी। अब अमेरिका की धाक खत्म हो गई दुनिया में और इजराइल भविष्य में अब इजराइल नहीं रह पाएगा। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।